तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 1 जुलाई, नया मंथ है। तो करंट अफेयर्स आपके लेट हो गए, आई नो दोस्तों। स्कूल में थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो आके फिर मैं थक जाती हूँ, तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट हो गया। कल के भी बाकी हैं बिकॉज कल मुझे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिली थी। 1-2 न्यूज़ कल मिली थी, 2-3 न्यूज़ आज मिली हैं, तो टोटल मिला के मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए। तो मतलब अगर किसी दिन करंट अफेयर्स नहीं आए तो आप समझ जाया करो कि आज का कल आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, डेली आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत कम न्यूज़ मिल पाती है। मैं 2-3 जगह छान लेती हूँ, फिर भी मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं इनको क्या ही दूँ ये क्वेश्चन, तो ऐसे हो जाता है। और कभी हो सकता है थोड़ा सा बिजी भी रहूँ, तो आज के कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे मर्ज होके। तो ये आप ध्यान में रख लेना, कल और आज के करंट अफेयर्स आज ही है। ये जो फर्स्ट न्यूज़ है ये कल की है कि भारत में कौन से वैक्सीन है, यार यहाँ पे वैक्सीन लिखा हुआ है, कौन सी वैक्सीन को अभी, कोरोना की कौन सी वैक्सीन को भारत में अभी मंजूरी दी गई है ना। तो अभी एक और नई वैक्सीन को मंजूरी दी गई। तो कोरोना से रिलेटेड हर एक अपडेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल है ही, ये पूछी ही जाएगी। लेकिन दोस्तों प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कोरोना में से 4-5 क्वेश्चन तो बनने वाले हैं, बिकॉज इतनी बड़ी पेंडेमिक कभी नहीं आई, फर्स्ट बार आई है। तो थोड़ा सा हमें हर एक चीज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, DCGI जो है हमारे, वही हमारे भारत में आने वाली हर एक वैक्सीन को जो मेन परमिशन देनी होती है, DCGI ही देता है। वैक्सीन कोई नई दवा है ना, किसी भी चीज़ का नया उपयोग करना हो तो DCGI की परमिशन ही हमें लेनी पड़ती है। तो जो भारत के औषधि महानियंत्रक हैं DCGI की, ने मुंबई की दवा कंपनी सिप्ला को, कौन सी कंपनी को परमिशन दी है? मुंबई की जो दवा कंपनी है सिप्ला को, आपात उपयोग के लिए, है ना, नॉर्मली नहीं, आपात उपयोग के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को आयात करने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों मॉडर्ना जो अमेरिका की कंपनी है, उसकी वैक्सीन अभी तक इंडिया में नहीं आई थी, अब उसकी वैक्सीन भी भारत के द्वारा आयात की जा सकेगी। आपात उपयोग की, अभी तक सारी वैक्सीन को आपात उपयोग की ही अनुमति मिली है, तो आपात उपयोग की अनुमति दी है। और कौन सी कंपनी आयात करेगी? हमारी जो सिप्ला कंपनी है, इंडियन दवा कंपनी जो सिप्ला है, वो आयात करेगी, ठीक है। कोविशील्ड, अभी तक दोस्तों कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक है ना। तो इन 3 के बाद में मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना की चौथी वैक्सीन होगी। अब ये कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों बार मैं बता चुकी हूँ। तो आज मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में क्या मतलब, आपको याद ही होगी, और नहीं याद है तो वैसे तो आ जाएगा आगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कोविशील्ड कहाँ की है, कोवैक्सीन कहाँ की है और स्पुतनिक कहाँ की है। तीनों वैक्सीन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बिना देखे, देखना नहीं है पीछे या गूगल पे, ठीक है, क्योंकि अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो। मई, जून और जुलाई आ गया दोस्तों, 2 महीने में मैंने इनको कितनी बार, 60 दिन में मैंने कम से कम भी 20 बार तो रिपीट कर ही दिया होगा, है ना, ये वैक्सीन के बारे में। तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कोविशील्ड किसकी है, कौन सी कंपनी बना रही है, कोवैक्सीन किसकी है, कौन सी कंपनी बना रही है, स्पुतनिक कहाँ की है ना, ठीक है। और भारत में कौन सी कंपनी स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। तो अब वो मॉडर्ना हमारी चौथी वैक्सीन होगी, ठीक है। सूत्रों ने बताया है कि DCGI ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के प्रावधानों के मुताबिक सिप्ला को देश में सीमित आपात उपयोग के लिए मॉडर्ना का टीका आयात करने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों इनके भी नियम होते हैं। तो DCGI ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा 1940, उसके तहत कोई भी नई औषधि और जो क्लिनिकल परीक्षण करते हैं, है ना, वो नियम है 2019 का, उसके तहत मॉडर्ना के उपयोग के आपात और सीमित उपयोग की अनुमति अभी दी है। फाइज़र की तरह मॉडर्ना एक mRNA टीका है। तो मॉडर्ना जो टीका है दोस्तों mRNA टेक्निक पर बना हुआ है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जिसमें आनुवांशिक सामग्री के टुकड़े होते हैं, जिसमें मैसेंजर RNA कहा जाता है। ये जो mRNA टेक्निक होती है दोस्तों, मैसेंजर RNA टेक्निक जो होती है, तो जो मैसेंजर RNA होता है, हमारी आनुवांशिक सामग्री के टुकड़े होते हैं, इन्हें मैसेंजर RNA कहते हैं। वैक्सीन कोशिकाओं को अस्थायी निर्देश देकर कोरोना स्पाइक प्रोटीन बनाने का ये जो मैसेंजर RNA है, इस वैक्सीन में दोस्तों mRNA टेक्निक में मैसेंजर RNA हमारे शरीर में डाला जाता है। ये मैसेंजर RNA हमारे शरीर के अंदर जाकर कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना के खिलाफ काम करता है वो बनाने का निर्देश दे देता है। और प्रोटीन कोविड वायरस की सतह पर पाया जाता है, उसका जैसा ही प्रोटीन हमारे शरीर में है
विकसित कर देता है, जिससे एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कौन सी वैक्सीन कौन सी टेक्निक पे बनी हुई है ना। ये नहीं याद है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कोविशील्ड कौन सी टेक्निक पे है, कोवैक्सीन कौन सी टेक्निक पे है, स्पुतनिक कौन सी टेक्निक पे है। बिल्कुल मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि इधर 4 वैक्सीन और इधर 4 देशों के नाम ये मिलवाएंगे, या फिर 4 कंपनियों के नाम, इधर 4 वैक्सीन और इधर 4 ये तकनीकों के नाम। आप पूछते हो ना साइंस टेक में से या टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में से किस तरह के क्वेश्चन आता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों करंट में से। 4 वैक्सीन के नाम दे देंगे और 4 तकनीकों के नाम दे देंगे, इधर ये मिलवाएंगे कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन कौन सी तकनीक पर आधारित है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं प्री में, इस बार बहुत चांसेस है ना। तो एक बार देख लेना कौन सी वैक्सीन कौन सी तकनीक पर आधारित है, मतलब देखा तो पहले बहुत बार हुआ है, एक बार अच्छे से याद कर लेना। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताना कौन सी वैक्सीन कौन सी तकनीक पर आधारित है। जैसा कि हमने पढ़ा मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो mRNA तकनीक पर आधारित है, और जब मैंने स्पुतनिक का बताया था तभी भी मैंने बताया था कि स्पुतनिक वैक्सीन इस तकनीक पर आधारित है, और वो तकनीक भी मैंने आपको पूरी समझाई थी कि ये तकनीक इस तरह से काम करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सफल वैक्सीन इसे बोला जाता है। ये सब भी हमने देखा था। ज्ञात हो कि भारत में अब तक 3 वैक्सीन का ही इस्तेमाल को इजाज़त मिली है। इसमें भारत में विकसित की गई कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड, एस्ट्रोजेनेका की संयुक्त रूप से कोविशील्ड। दोस्तों भारत में तो कोवैक्सीन विकसित की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, है ना, और ऑक्सफोर्ड और ऑस्ट्रेजेनेका मिलके। अब मैंने यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना आगे आ ही जाएगा, जो मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब मिल ही गया। भारत का तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक मिलके तो कौन से बना रहे हैं, कोवैक्सीन, मतलब ये तो हमारी देसी वैक्सीन है। जो कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड है ऑक्सफोर्ड और ऑस्ट्रेजेनेका कंपनी मिलके बना रही है कोविशील्ड, है ना, और रूस बना रहा है स्पुतनिक वी, आपको पता है स्पुतनिक 5 भी बोलते हैं। और मॉडर्ना वैक्सीन भी को भी अब आपात स्थिति में इस्तेमाल के इजाज़त मिलने से भारत में टीकाकरण के अभियान को तेजी मिलेगी। ऑब्वियसली पहले हमारे पास 3 ही वैक्सीन थी, अब 4 वैक्सीन होंगी तो ज़्यादा वैक्सीन आएंगी, तो अब टीकाकरण भी जल्दी होगा। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में लाइसेंस मिल गया है, यह जल्दी ही इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकेगी। मॉडर्ना वैक्सीन की भी 2 डोज लगती है, पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 4 हफ्तों का गैप रहता है। अभी जैसे दोस्तों 84 दिन का गैप कर दिया है हमारे यहाँ पे, पहले हमारे यहाँ पे 27 डेज़ का गैप था, 28 दिन का गैप था, अभी उसको बढ़ा के कर दिया है 84 डेज़ का। लेकिन जो मॉडर्ना के 2 डोज लगेंगे उनमें 4 हफ्तों का ही गैप होगा, मतलब 7 4 जा 28, मतलब कि 28 दिन का, 1 महीने का गैप होगा। और उन्होंने कहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन को -25 से -50 डिग्री में 7 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों मॉडर्ना वैक्सीन हमारे देश में नहीं लाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही थी कि इसके स्टोरेज के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, और हम इतने ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज हमारे पास नहीं है हर जगह। मतलब कि चलो अच्छी अच्छी जगह तो है, लेकिन जैसे छोटे छोटे CHC में, छोटे छोटे गाँव ढाणियों में वैक्सीन पहुँचानी है, अगर हमारे पास पहले सिर्फ मॉडर्ना ही होती तो हमारे पास गाँव ढाणियों में कहाँ स्टोरेज है कि हम -25 से -50 में रख सके, है ना। इसलिए हमने मॉडर्ना को थोड़ा लेट यूज़ लिया है। अब इसलिए लिया है कि कम से कम गाँव में नहीं तो शहरों में तो पहुँच जाए, जहाँ पे हम स्टोरेज कर पाते हैं वहाँ तक तो पहुँचे, बाकी गाँव में बाकी जो 3 वैक्सीन है वो पहुँचा देंगे, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो यही थी कि वीकनेस मतलब इसकी वीकनेस नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए वीकनेस है कि इंडिया के पास में ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ कम है ना। लेकिन दोस्तों -25 से 50 डिग्री टेम्परेचर में इसे 7 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगर वैक्सीन की वाइल खुली नहीं है तो 2 से 8 डिग्री तापमान में 30 दिनों तक रख सकते हैं। अगर वाइल खुल गई ना तो भी हम इसे 60 डेज तक रख सकते हैं 25 से 50 डिग्री टेम्परेचर में। लेकिन अगर वाइल बंद है, मतलब शीशी का ढक्कन बंद है, उसे अभी तक खोला नहीं गया है, तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में हम 30 दिन तक उसे रख सकते हैं, 30 दिन तक वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो ये मॉडर्ना के बारे में पूरी डिटेल है, आई होप समझ में आ गया होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना आपने बहुत बार नहीं नाम सुना होगा, कल के पेपर में भी यही योजना थी। मतलब इसकी पहले डेट दी गई थी, एक देश एक राशन कार्ड की योजना 30 जून 2021 तक, है ना, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2021, ये कल के पेपर की न्यूज़ है ना। तो 31 जुलाई कर दिया है कि भाई अभी स्कीम पूरी नहीं हो पाई है कि एक देश में एक ही राशन कार्ड चले, तो वो अभी कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए डेट 1 महीने बढ़ा दी गई है। तो इस बहाने मुझे लगा कि पूरी योजना ही हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसी योजनाएं मेंस में पूछी जाएंगी 50 वर्ड्स में, है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। योजना इनके द्वारा
पेश की गई थी। किसके द्वारा पेश की गई थी दोस्तों? श्री रामविलास पासवान के द्वारा। इसका उद्देश्य था सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित ना रहे। दोस्तों योजना लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था, देखो हमारे देश में हम पढ़ते हैं प्रवासी जो मजदूर है वो कितने हैं। जैसे कोई मजदूर है हमारे सीकर का और वो जाके कमा रहा है दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में कमा रहा है दोस्तों, अब जो प्रवास करते हैं वो लोग मोस्टली गरीब होते हैं। अब राशन की ज़रूरत उन्हें ही होती है, लेकिन अब तक हमारे क्या प्रॉब्लम है कि राशन कार्ड जहाँ का है आप वही राशन ले सकोगे। अब वो हर महीने राशन लेने सीकर तो नहीं आएगा, और अगर वो सीकर आता है राशन लेने दिल्ली से तो उसके उतना किराया वगैरह लग जाएगा, तो वो बेचारा सोचेगा यहीं खरीद लेते हैं यार, है ना। क्या तो क्या होता है, जो ज़रूरतमंद थे उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब सरकार ये योजना ला रही है कि एक देश और एक राशन कार्ड होना चाहिए। मतलब कि एक व्यक्ति के पास ऐसा राशन कार्ड होगा जो देश में हर जगह चल सके, चाहे आप दिल्ली, चाहे आप सीकर के रहने वाले हो और चाहे आप मुंबई में जाके रह रहे हो, उस राशन कार्ड के द्वारा आप हर जगह अनाज ले सकोगे, है ना। हमारी आईडी होगी, वो आईडी ट्रैक करके हमें तुरंत अनाज मिल जाएगा। तो इसीलिए कि जो ज़रूरतमंद है दोस्तों, अब तक बहुत से ज़रूरतमंद वंचित हो जाते थे, बिकॉज वो अपने गांव, अपने देश, शहर छोड़ छोड़ के बाहर रह रहे थे, है ना। तो अब देश में अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो आपको राशन मिलेगा, इसीलिए ये योजना लाई गई थी। योजना की समय सीमा दोस्तों 30 जून 2030 थी, जिसे अब बढ़ाकर 2030 नहीं 2021 थी, है ना, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया। ये न्यूज़ कल के पेपर की थी। लाभार्थी इसके कौन होंगे? अखिल भारतीय राशन कार्ड धारक, मतलब जिनके भी पास राशन कार्ड है उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और नोडल एजेंसी इसकी है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी नोडल एजेंसी है। राशन का सारा काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही करती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को देश के सभी नागरिकों के लिए राशन उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ किया गया था। नाम से पता चलता है दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड की ज़रूरत क्या है, ताकि देश के हर एक नागरिक को राशन प्राप्त हो सके। मतलब जिनके पास राशन कार्ड है वो अपने, कोई मुंबई रह रहा है, कोई कर्नाटक रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो बेचारा मजदूर यहाँ थोड़ी आएगा राशन लेने के लिए। तो उसको ज़रूरत भी है भाई, उसी के पास तो असली BPL वही है ना, उनको ज़रूरत भी है, तो उनको ज़रूरत है तो क्यों ना वही राशन पहुँचा दे। इसीलिए ये योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत आप देश के किसी भी राशन की दुकान से राशन खरीद सकते हैं, ठीक है। एक देश एक राशन कार्ड को देश के 17 राज्यों में लागू कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन सभी राज्य जिन्होंने एक देश एक राशन कार्ड लागू किया है उन्हें 37,600 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक दोस्तों इसे 17 राज्यों में लागू किया है, पूरे देश में लागू नहीं हो पाई है। और जिन राज्यों ने इसे लागू कर दिया गया है उन्हें अतिरिक्त GDP, मतलब जो GDP के अतिरिक्त 2% पैसा और मिलेगा, मतलब 37,600 करोड़ रुपए उन्हें और दिए जाएंगे, ठीक है। इस योजना का लाभ किसे किसे मिलेगा? प्रवासी श्रमिकों को, मजदूरों को, दैनिक भत्ता लेने वालों को, कूड़ा हटाने वालों को, सड़क पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आदि जैसे नागरिकों को पहुंचेगा। मतलब जो लोग श्रमिक हैं वो रहते, मतलब उनका गांव कहाँ है और मजदूरी कहाँ करते हैं, मजदूर जो है, दैनिक भत्ता लेने वाले हैं, कूड़ा हटाने वाले बेचारे कहाँ के कहाँ रहते हैं, सड़क पर रहने वाले जो भिखारी हैं उनको थोड़ी, मतलब वो अपने गांव में थोड़ी भीख मांगते हैं, वो बेचारे बड़े शहरों में आके भीख मांगते हैं। तो उनको राशन मिल जाएगा तो वो ऐसे काम ही छोड़ देंगे ना, खाना तो कम से कम मिलेगा उनको। तो उन जैसे नागरिकों को बहुत लाभ पहुँचाने वाली है। सभी नागरिक जो काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, अब इस योजना के माध्यम से देश के किसी भी राशन की दुकान से आप राशन खरीद सकेंगे, है ना। तो आप किसी भी राज्य में रहें, आप कहीं के भी रहने वाले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी आप ये नया वाला राशन कार्ड दिखा के राशन ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड देश के 9 राज्यों में लागू कर दिया गया है। अभी 9 राज्यों को एक राशन, अब तक दोस्तों 9 राज्यों में तो पूर्णतया लागू हो चुका है और लगभग 17 राज्यों में इसका काम वो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इन 9 राज्यों में आप कहीं के भी नागरिक हो राशन प्राप्त कर सकते हो। जल्द ही एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो जिन जिन राज्यों ने अभी लागू करी है ये राशन कार्ड योजना, वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा, UP। हमारे राजस्थान में अभी यह लागू नहीं हो पाई है, जल्दी ही यह लागू हो जाएगी। इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नोडल एजेंसी इसकी होगी।
एक दोस्तों हीट डोम, आज के पेपर की न्यूज़ है। हीट डोम आपने पढ़ा होगा, हीट डोम बहुत सुर्खियों में, तो हम देख लेते हैं आखिर ये हीट डोम क्या होता है। ये मैंने बड़ा क्वेश्चन हीट डोम पे ही बना दिया, बिकॉज एक तो देखो इंटरव्यू के लिए जिनकी ज्योग्राफी है ना, उनके 100% हीट डोम पूछने वाले हैं, क्योंकि सुर्खियों से गूगल पे अगर न्यूज़ सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, सुर्खियों में छाया हुआ है। और दूसरा कि मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि मेंस में हमारे ज्योग्राफी में करंट के टॉपिक बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं, तो मेंस में भी पूछा जा सकता है। फ़ोटो इसकी ये दी गई थी दोस्तों, ये मैंने गूगल से ली है। इसकी फ़ोटो का मतलब है कि देखो इधर समुद्र है, समुद्र में जो हवाएं गर्म होकर संवहन धाराएं जो ऊपर उठती है ना, वो संवहन धाराएं वो कई बार क्या होती है, इधर आ जाती है भूमि पर और आके भूमि को घेर लेती है पूरी तरह से। और जो भूमि की मतलब जो नॉर्मल हवा थी उसको भी बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, और ये एक डोम गुंबद जैसा बन जाता है, और ये कई दिन तक बना रहता है ना। इसे ही हीट डोम कहा जा रहा है। और ये नॉर्मली हमेशा बनता है, लेकिन इस बार इसकी अवधि कुछ ज़्यादा ही हो गई है, वो हम अभी न्यूज़ में कवर कर लेते हैं। कनाडा और अमेरिका में गर्मी की वजह से हाल बेहाल है। कनाडा में हीट वेव की वजह से 486 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञ पता करने में जुट गए हैं आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या परिस्थितियां हो गई और गर्मी इतनी भीषण क्यों हो गई। तो इसका एक ही दोस्तों वो निकाला गया है कि हीट डोम बना है। हीट डोम को हिंदी में बोलते हैं गर्मी गुंबद। तो हम देखते हैं हीट डोम होता क्या है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, हमें फुल नाम भी ज़रूरत नहीं है जानने की, विदेशी संस्था है, बस ऐसे याद रख लेना। NOAA के अनुसार गर्मी तब बनती है जब वातावरण समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह फंसा लेता है। समुद्र में से जो गर्म हवा मतलब संवहन तरंगे, जब देखो हवा ऊपर कब उठती है, जब वो गर्म हो जाती है, तो वो जो गर्म हवा समुद्र से ऊपर उठ रही है उसे हमारे वातावरण के ऊपर आके वो टोपी की तरह फंस जाती है। मतलब कई दिन तक वो वहाँ पे फंसी रहती है। मतलब सोचो कि हमारे जो वातावरण है उसको गर्म हवा ने पूरी तरह से ढक लिया है ना, उससे हीट डोम कह रहे हैं। घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में तेज बदलाव होता है और संवहन के रूप में जाने वाली प्रक्रिया में NOAA के अनुसार ढाल गर्म हवा पैदा करता है जो समुद्र की सतह को गर्म कर देती है। जब समुद्र की सतह के तापमान में तेजी से बदलाव होता है दोस्तों, तो गर्म हवा अचानक से ऊपर उठने लगती है। ये हमने ज्योग्राफी में खूब पढ़ा है ना। और वो गर्म हवा जब बहुत अचानक से ढाल तीव्र होता है जब उसका, तो बहुत अचानक से ऊपर उठती है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जैसा कि प्रचलित गर्म हवाएं होती है पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, जेट प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हवा को फंसाता है और इसे जमीन की ओर ले आता है, और जहाँ यह डूब जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी की लहरें आती है। देखो कहने का मतलब यही है सीधी सी भाषा में कि समुद्र में जब संवहन तरंगे या बोल दो या संवहन हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ठीक है, हमेशा ऊपर उठती हैं, उसमें कोई नई प्रोसेस नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हवाएं गर्म होकर हमारे जो स्थल है इस तरफ आ गई और इस तरफ पूरा टोपी की तरह इस स्थल को ढक लिया, ठीक है, ढक लिया, तो ये एक गुंबद जैसा बन गया हमारे धरातल के ऊपर। तो कनाडा के आसपास समुद्र है, इस समुद्र में संवहन तरंगे मतलब उठी थी, गर्म हवाएं ऊपर उठी थी, और ये हवाएं स्थल के ऊपर आकर इसने स्थल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसे ही हीट डोम बोला जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में ये है, आप इसी तरह से इसे समझा सकते हो। ये तो गूगल हिंदी ट्रांसलेट करता है तो थोड़ा अजीब कर देता है, ठीक है। गर्मी गुंबद कब तक रहता है, कई मौसम विज्ञानी और संगठन कब तक रहता है होगा ये शायद, कई मौसम विज्ञानी और संगठन जैसे NOAA ने इन जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गर्मी की लहर आमतौर पर एक सप्ताह तक रहती है। उसने कहा कि खड़े होकर गिरना, फंसी हुई हवा को छोड़ना और स्वेटर खत्म करना बहुत दुर्लभ हो जाता है। मतलब ये लगभग एक सप्ताह तक रहने वाला है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है, वे लोग जो बिना एयर कंडीशनर के रहते हैं वे पाते हैं कि उनका घर का तापमान असहनीय रूप से बढ़ रहा है। बिना AC वाले घरों का तापमान, मतलब AC में तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके AC नहीं है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में अचानक दुर्घटनाओं की सूचना देता है। वो लोग इतनी गर्मी सहने के आदी होते नहीं, और जब अचानक से गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होने लगती हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि गर्मी में फंसने से फसलों को भी नुकसान हो जाता है, पेड़ भी अचानक से सूखने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि सूखा भी इससे पड़ सकता है हीट डोम से, ठीक है। तीव्र गर्मी की लहरों से ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, विशेषकर बिजली की, जिससे दरों में वृद्धि होगी। दोस्तों जितनी ज़्यादा गर्मी होगी हम उतने ज़्यादा पंखे AC कूलर चलाएंगे, जितने ज़्यादा पंखे AC कूलर चलाएंगे उतने ज़्यादा लाइट बढ़ेगी, लाइट की डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा लाइट की डिमांड बढ़ेगी बिजली महंगी हो जाएगी,
ठीक है। इसके अलावा हीट सिंक से जंगल में आग लगने से जंगल की आग के लिए ईंधन के रूप में काम करता है, जो हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भूमि को नष्ट कर देता है। जंगलों में आग भी इसी वजह से लग जाती है कई बार कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से एकदम से जंगल आग पकड़ लेते हैं। अब जलवायु परिवर्तन और हीट गुंबद में भी कोई संबंध है क्या? तो मौसम विज्ञानी अधिक तीव्र गर्मी की लहरों पर बढ़ते तापमान के प्रभाव पर प्रकाश डाल रहे हैं। 2017 में NOAA के सर्वेक्षण के अनुसार 19वीं सदी के अंत से अमेरिका के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। ये तो हमें पता ही है कि औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। आने वाले दशकों में मौसम विज्ञानी अधिक दिनों तक तीव्र गर्मी की लहरों की उम्मीद करते हैं। लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ऐसी गर्मी की लहरें उठेंगी और अमेरिका के अलावा आर्कटिक सर्कल के उत्तर के शहरों में भी इस तरह की इस सप्ताह गर्मी दर्ज की गई है। मतलब वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो क्लाइमेट चेंज का ही असर होता है कि हम इतने ज़्यादा व्हीकल्स यूज करने लग गए, इतने ज़्यादा हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। भूमि कहीं रही नहीं, जंगल कहीं रही नहीं, सड़कें बढ़ गई। सड़कें जितना ज़्यादा स्थल होता है ना, उतना ज़्यादा हीट डोम होता है, उतना ज़्यादा तापमान बढ़ता है ना, तो इसकी वजह से भी हीट डोम बनता है। तो ये था दोस्तों हीट डोम होता क्या है, इसके प्रभाव क्या है और वर्तमान में कहाँ बन रहा है और क्यों बन रहा है, ये सब मैंने समझाने की कोशिश की। छोटा सा मैप बना के 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज घटना इंडिया की नहीं है, विदेश की है। तो अगर इंटरव्यू में पूछे तो भी 5 लाइन याद होनी चाहिए और मेंस में भी 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा आप 50 वर्ड्स का एक तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक दोस्तों नई योजना, थोड़ी सी नगर वन योजना थोड़ा चर्चा में थी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस मनाया था, तो उसी टाइम हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना कार्यान्वयन करने की घोषणा की गई कि 200 शहरों के अंदर वन बनाए जाएंगे। इसलिए यह नगर वन योजना, नाम से पता चल रहा होगा नगरों में वन, है ना। तो यह योजना कब लॉन्च की गई है? 5 जून को, हमारे पर्यावरण दिवस को, ठीक है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष की थीम जो है नगर वन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। हमें पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस का सारे आयोजन वर्चुअल ही हो रहे हैं। यह योजना नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर आधारित होगी। ऑब्वियसली दोस्तों, वन लगाने का काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा, NGOs को भी कोऑपरेट करना होगा, सिविल सिटीजन्स को भी कोऑपरेट करना होगा। सब मिलकर इस योजना के लिए कार्य करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भुगतान राशि की व्यवस्था क्षतिपूरक वनीकरण कोष, मतलब जो कैंपा कोष हमारा होता है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अनुसार जो कैंपा कोष होता है दोस्तों, उसके द्वारा इस योजना के लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो कैंपा की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन तो दिया हुआ है, आगे क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये पूछी भी गई है प्री में, कैंपा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 2015 में पहली बार पुणे में दोस्तों ऐसा किया गया था कि नगर वन योजना प्रारंभ की गई थी। उसी को आधार मानते हुए अब और जगह यह योजना लॉन्च की जाएगी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह पुणे वासियों की पहल के द्वारा वन विभाग और स्थानीय निकाय ने एक साथ मिलकर 16.8 हेक्टेयर में फैले वाणिज्यिक शहरी वन क्षेत्र की बंजर पहाड़ी क्षेत्र को हरा भरा कर जंगलों में बदल दिया। तो दोस्तों, शहरों में बहुत सारे बंजर क्षेत्र होते हैं, उनको हम वनों में बदल दें तो ऑब्वियसली पोल्यूशन ही कम हो जाएगा, टेम्परेचर ही थोड़ा कम बढ़ेगा, है ना। तो ये एक अच्छी योजना है अगर ये सही से लागू की जाए। तो वर्तमान समय में आज इस क्षेत्र में जंगली पौधों की, इतना नहीं याद करना है हमें पुणे में कितनी जंगली पौधों की जनजातियां हैं, बस एक नगर वन योजना है क्या, तो 2015 में पुणे में सबसे पहले लॉन्च की गई थी। यह योजना नगरों में वन विकसित करने के लिए लॉन्च की गई है और वर्तमान में 200 शहरों में अभी यह लॉन्च की गई है। और लॉन्च कब की गई है? 5 जून 2021 को, ठीक है। इतना आप इसके बारे में याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों करंट अफेयर्स आपको मदद कर रहे होंगे RAS की तैयारी करने में, मेंस की तैयारी में, इंटरव्यू में और प्री के लिए भी। तो अगर मदद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट करते रहिएगा। कमेंट से ही मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।